कई सदियों पहले की बात है। इज़राइल में एक बूढ़ी अम्मा थी। वहां पर हमेशा ठंडी मौसम होने के कारण उनका एक भी वारिस नहीं बचा। बूढ़ी अम्मा बहुत परेशान रहती थीं कि आखिर इस संसार का क्या होगा। एक दिन जीसस के पास खड़े होकर, ओह गॉड, क्या इस संसार के मौसम में कोई चेंजेस नहीं होंगे? क्या हम लोगों को ऐसे ही मरना पड़ेगा? तभी वहां पड़ोस की औरत दौड़ते हुए आती है। आंटी, प्लीज देखो ना, चिंटू के फादर को क्या हो गया? वो पसीने पसीने हो गए हैं, आंख भी नहीं खोल रहे हैं। चलिए ना। बूढ़ी अम्मा घर से निकलकर उसके घर जाती है। क्या हो गया? अरे, इसकी तो डेथ हो गई। ओह गॉड, हाँ, मैं बर्बाद हो गई। ओ गॉड, क्या कोई रास्ता नहीं है इस मौसम की मनमानी को रोकने का? बूढ़ी अम्मा से लोगों का बेवजह मौत के मुंह में समाना सहा नहीं गया और उसने तुरंत ही डिसाइड किया कि इस परेशानी से वही संसार को मुक्त करवाएगी। ऐसा सोच वो एक दिन गॉड की खोज में निकल पड़ती है। जाने से पहले बूढ़ी अम्मा पड़ोसी से कहती है, मेरे लौटने तक मेरी इस झोपड़ी का तुम सभी मिलकर ख्याल रखना, और अगर मैं नहीं आई तो इस झोपड़ी में हर रोज एक कैंडल जला देना मेरे नाम का। ऐसा मत कहो आंटी, आपको आना ही होगा और हमें आपकी ऑनेस्टी पर भरोसा है। ऐसा बोल वो घर से निकल जाती है। पैदल चलते चलते 2 दिन बीतने के बाद समुद्र के किनारे बुरी हालत में एक मगरमच्छ मिलता है। उसे कराहते देख बिना सोचे समझे बूढ़ी अम्मा उसकी पट्टी करने में जुट जाती है। तुम्हारा एहसान है मुझ पर। इतना खूंखार होने के बावजूद भी तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा और मेरे दर्द को समझा। डर? डर किस बात का? और तुम्हारी मदद करना तो मेरी ड्यूटी है। इतनी बूढ़ी होने के बावजूद तुम पैदल जा रही हो, बहुत थकी हुई लग रही हो। मैं गॉड को ढूंढने जा रही हूँ, क्योंकि मुझसे संसार की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है। आखिर किसी न किसी को तो पहल करनी ही थी ना। तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। मेरी तरफ से ये जादुई मोती तुम्हारे लिए। जब भी तुम हेल्पलेस होगी तब इस मोती को तुम अपने हाथों से घिसना, इससे तुम्हें जरूर मदद मिलेगी। और हाँ, बस ये याद रखना, 3 मिलेगी, तीनों को लाना है। इस पहेली को सुलझाना जरूर। उसके बाद मगरमच्छ वापस समुद्र में चला जाता है। थोड़ी ही दूर चलने के बाद अचानक समुद्र में लहरें उठने लगती हैं, जिसके कारण बूढ़ी अम्मा समुद्र में डूब जाती है और एक अद्भुत लोक में पहुंच जाती है। अरे, ये कहाँ आ गई मैं? मुझे तो संसार की तकलीफ दूर करने के लिए गॉड से मिलने जाना था। तभी वहाँ उस अद्भुत लोक की रानी आ जाती है। आप बहुत सही जगह आई हो अम्मा। एक्चुअली गॉड तक जाने का रास्ता इसी महल से होता हुआ जाता है, लेकिन आपको इस महल का रास्ता तभी मिलेगा जब आप मेरी तीनों बेटियों की परेशानियों को दूर कर पाएंगी। ये कैसी शर्त है? अच्छा चलो ठीक है, ये शर्त भी मंजूर है। फिर बूढ़ी अम्मा रानी के साथ उनकी तीनों राजकुमारियों के कमरे में बारी बारी से जाती हैं। बूढ़ी अम्मा नोटिस करती हैं कि पहली राजकुमारी को बहुत गर्मी लगती है, दूसरी को बहुत ठंड लगती है और तीसरी केवल रोती रहती है। फिर रानी और अम्मा तीनों के कमरे से निकलते हुए, रानी साहिबा, आपकी बेटियों की प्रॉब्लम तभी जाएगी जब आप मुझ पर भरोसा कर बारी बारी से तीनों बेटियों को हमारे संसार में 4-4 महीने के लिए भेजेंगी। मुझे आप पर भरोसा है अम्मा। अगर वो तीनों चाहें तो आप उन्हें ले जा सकती हैं। फिर रानी तीनों राजकुमारियों से कहती है, मेरे बच्चों, तुम्हें धरती लोक में जाना पड़ेगा 4 महीनों के लिए, तभी तुम तीनों खुश रह पाओगी। इम्पॉसिबल है, हम कहीं नहीं जाएंगे, किसी भी हाल में नहीं। बूढ़ी अम्मा तीनों राजकुमारियों से ना सुनते ही मगरमच्छ के दिए हुए मोती को हाथ में रगड़ती हैं। मोती को रगड़ते ही तीनों राजकुमारी अचानक मान जाती हैं। अम्मा,
हम तीनों को आपकी शर्त मंजूर है। हम बारी बारी से आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। चलो राजकुमारी, पहले बड़ी, पहले तुम चलो। तुम्हारे जाने से धरती में 4 महीने तक गर्मी ही गर्मी रहेगी। फिर बूढ़ी अम्मा के साथ बड़ी राजकुमारी चली जाती है। बस फिर क्या था, राजकुमारियों के व्यवहार के अनुसार 4 महीनों का मौसम सेट हो जाता है। ठंड लगने वाली राजकुमारी के कारण 4 महीने ठंड का मौसम और रोने वाली राजकुमारी की वजह से बारिश। तभी से मौसम डिसाइड हो जाते हैं, जो युगों युगों तक चलते आ रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। यूरोप के एक बड़े देश फ्रांस के एक राज्य में एरन नाम का एक बहुत ही सुंदर राजकुमार रहता था। एरन एक कुशल, बुद्धिमान और महान योद्धा था। एक बार एरन को राज्य के लोगों का हाल खबर लेने के लिए राज्य में घूमने की इच्छा होती है। वो अपने मंत्री मार्टिन को अपने पास बुलाता है। मार्टिन, आज मुझे राज्य में घूमने की इच्छा हुई है। मैं राज्य में घूमकर राज्य के लोगों का हाल जानना चाहता हूँ कि कहीं उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है राजकुमार, मैं अभी आपके जाने की तैयारी कर देता हूँ। उसके बाद राजकुमार घोड़े पर सवार होकर राज्य में घूमने के लिए निकल जाता है। राजकुमार को राज्य के लोग बहुत ही अच्छे लगते हैं और वो पूरा दिन राज्य में घूमता रह जाता है। उसे एक बहुत ही खूबसूरत, गुलाब की तरह सुंदर चेहरे वाली, नीली आंखों वाली सुंदरी दिखाई देती है। जब शाम को राजकुमार अपने महल में आता है तो वो अपने मंत्री को अपने पास बुलाता है। मार्टिन, आज जब मैं राज्य में घूमने के लिए गया था तब मुझे अपने राज्य में बहुत ही सुंदर एक नीला गुलाब दिखा। आप जल्दी से मेरे सामने वो नीला गुलाब लाने का प्रबंध कीजिए, क्योंकि अब जब तक मुझे वो नीला गुलाब नहीं मिल जाता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं उसके बिना बहुत बेचैन हो रहा हूँ। राजकुमार की बातें सुनकर मंत्री मार्टिन नीला गुलाब लाने की योजना बना लेते हैं। राजकुमार, एक नीले गुलाब के लिए इतना बेचैन क्यों हो रहे हैं? मैं अभी जाकर एक अच्छे फूल वाले से संपर्क करता हूँ। फिर उसके लिए मुझे सिपाहियों की क्या जरूरत? फिर मार्टिन अकेले ही एक फूल वाले के पास जाते हैं। क्या आपके पास नीला गुलाब है? मंत्री जी, मेरे पास तो नीले रंग का गुलाब नहीं है। मेरे यहाँ आपको पीला, लाल, गुलाबी और सफेद रंग का गुलाब मिल जाएगा। आप चाहें तो इन्हें ले सकते हैं। नहीं, मुझे सिर्फ नीले रंग का गुलाब चाहिए। तुम रहने दो, मैं कहीं और जाकर ढूंढ लूंगा, क्योंकि मुझे नीले रंग का गुलाब किसी भी हाल में चाहिए। मगर मंत्री जी, आप जिस रंग का गुलाब ढूंढ रहे हैं उस रंग का गुलाब तो मिलता ही नहीं है, तो फिर आपको ये नीला गुलाब कौन देगा? मैं कहीं ना कहीं से उसको हासिल करके रहूंगा। इतना कहकर मंत्री गुस्से से फूल वाले के पास से चले जाते हैं। फिर मार्टिन एक जादूगर के पास जाते हैं। क्या आप मुझे अपने जादू से एक नीला गुलाब दे सकते हैं? क्योंकि मुझे ये हर हाल में चाहिए। जादूगर मार्टिन की बातें सुनकर उनको एक बहुत ही सुंदर कागज का एक नीला गुलाब अपने जादू से बनाकर देता है। गुलाब को पाकर मार्टिन बहुत खुश होते हैं और फिर जल्दी से राजकुमार के पास वो नीला गुलाब लेकर जाते हैं। राजकुमार, ये लीजिए, मैंने आपका नीला गुलाब आखिर ढूंढ ही लिया। जब राजकुमार उस कागज के नीले गुलाब को देखता है तो वो बहुत गुस्सा होने लगता है। मार्टिन, ये आपने तो मेरे लिए कागज का गुलाब लाया है। आपने मुझे कोई छोटा बच्चा समझ के रखा है क्या कि मैं कागज के गुलाब से खेलूंगा? मुझे ये कागज का गुलाब नहीं चाहिए। आप मेरे लिए असली जीता जागता नीला गुलाब लेकर आइए। एरन की बातें सुनकर मार्टिन बहुत ही परेशान हो जाते हैं। असली जीता जागता नीला गुलाब, अब मैं इसको कहां से लाऊं? और अगर नहीं लाया तो राजकुमार मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। वो परेशान होकर नीला गुलाब लाने के लिए पूरे राज्य का चक्कर लगाते हैं। उन्हें कहीं भी नीला गुलाब नहीं मिलता है। वो थक हार कर राजकुमार के पास आ जाते हैं। कहाँ है मेरा नीला गुलाब? राजकुमार गुस्से से लाल होने लगता है। अगर आप इस बार भी उस नीले गुलाब को लाने में असमर्थ रहे तो मैं ये काम किसी और को सौंप दूंगा। अगर वो आदमी मुझे वो गुलाब लाकर दे देगा तो मैं उस इंसान को अपना मंत्री बना दूंगा।
अब यहाँ से जल्दी जाइए और उस गुलाब को ढूंढिए, क्योंकि अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है। राजकुमार की बातें सुनकर मार्टिन बहुत दुखी होते हैं और इस बार वो अपने साथ बहुत सारे सिपाहियों को लेकर एक बहुत ही बड़े जंगल में उस नीले गुलाब को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब मंत्री मार्टिन और उनके सिपाही उस नीले गुलाब को उस जंगल में पहुंचकर ढूंढने लगते हैं। उनके सिपाही जंगल का चप्पा चप्पा छान मारते हैं, मगर उन्हें वो नीला गुलाब कहीं नहीं दिखता। नीला गुलाब न मिलने के कारण मार्टिन बहुत दुखी होते हैं और थक कर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। सुबह से शाम हो गई, लेकिन वो नीला गुलाब इस जंगल में भी कहीं नहीं दिखाई दिया। अब तो राजकुमार ये काम किसी और को सौंप देंगे, और अगर वो नीला गुलाब किसी और को मिल गया फिर तो मैं इस मंत्री पद से भी हटा दिया जाऊंगा। तभी मार्टिन को बहुत प्यास लगती है। सुबह से शाम हो गई, लेकिन वो नीला गुलाब अब तक नहीं मिला। अब तो मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। चलकर पास की झोपड़ी में पीने के लिए पानी मांगता हूँ। मार्टिन झोपड़ी के पास जाते हैं और झोपड़ी के बाहर खड़े होकर आवाज लगाते हैं, कोई है? मार्टिन की आवाज सुनकर झोपड़ी से एक लड़की निकलकर बाहर आती है। जब वे उस लड़की को देखते हैं तो वो हक्का बक्का रह जाते हैं। लड़की बहुत ही सुंदर रहती है। उसका चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ रहता है और उसकी आंखें नीली नीली रहती हैं। फिर मार्टिन उस लड़की को देखकर बहुत खुश होते हैं। मिल गया नीला गुलाब, मिल गया नीला गुलाब। उनकी आवाज सुनकर सारे सिपाही जंगल से भागकर उनके पास आते हैं। अब तुम लोगों को वो नीला गुलाब ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो नीला गुलाब तो मेरी आंखों के सामने खड़ा है। फिर मार्टिन उस लड़की की तरफ इशारा करने लगते हैं। उस लड़की का नाम कैरोलिना था। फिर मार्टिन उस लड़की को सारी बातें बताते हैं और कैरोलिना को अपने साथ लेकर खुश होकर महल में राजकुमार के पास जाते हैं। राजकुमार, इस बार मैं आपका वो असली जीता जागता नीला गुलाब अपने साथ लेकर आया हूँ। जब राजकुमार मार्टिन की बातें सुनते हैं तो वो आश्चर्य से देखने लगते हैं। मार्टिन, आप हर बार यही बोलते हैं, मगर अब तक आप उस असली नीले गुलाब को नहीं ढूंढ पाए। इस बार भी दिखाइए कि आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं। फिर मार्टिन कैरोलिना को राजकुमार के सामने खड़ा कर देते हैं। जब राजकुमार कैरोलिना को देखता है तो वो अपना होशो हवास खो बैठता है और एक टक कैरोलिना को देखता ही रह जाता है। जब मंत्री राजकुमार की तरफ देखते हैं तो वे जान जाते हैं कि राजकुमार इसी लड़की की बात कर रहे थे। एरन खुश होकर मार्टिन को नीला गुलाब कैरोलिना को ढूंढ कर लाने के लिए बहुत सारा इनाम देता है। कैरोलिना, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। मैं तुम्हें अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम तैयार हो? हे राजकुमार, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती हूँ। राजकुमार को इस उत्तर की उम्मीद नहीं थी। वो आश्चर्य से कैरोलिना को देखने लगा। कैरोलिना, मुझसे विवाह करने के लिए बहुत सी राजकुमारियां सदैव इच्छुक रहती हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम मुझसे विवाह क्यों नहीं करना चाहती? राजकुमार, मुझे एक ऋषि का श्राप मिला है, जिस श्राप के कारण मैं किसी से भी विवाह नहीं कर सकती। मुझे आप बहुत प्यारे लगते हैं। यदि मैंने विवाह किया तो तुरंत मेरी मृत्यु हो जाएगी। मुझे अपनी मृत्यु का दुख नहीं है, लेकिन मेरी मृत्यु के पश्चात आपको जो कष्ट होगा उसकी कल्पना से मैं दुखी हो रही हूँ। यदि ऐसी बात है तो मैं तुमसे विवाह नहीं करूँगा। मैं तुम्हें सदैव जीवित देखना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं अपने पूर्ण जीवन में किसी अन्य स्त्री से भी विवाह नहीं करूँगा। मैं अपनी परम प्रिय कैरोलिना को सदैव हंसती खेलती देखना चाहता हूँ। राजकुमार एरन ने अपने राजमहल में अपना नीला गुलाब कैरोलिना को बड़े ही प्यार के साथ रख दिया। उन दोनों ने आजीवन विवाह नहीं किया, लेकिन प्रेम की एक अनुपम मिसाल बन गए। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में घनश्याम नाम का व्यापारी रहता था।
उसकी 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम था आयुषी, मझली बेटी का नाम मीठी और छोटी बेटी का नाम था सुहानी। उन लड़कियों की मां बचपन में ही स्वर्ग सिधार गई थी। घनश्याम अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था। उसको अपनी सभी बेटियों की चिंता रहती थी, क्योंकि उसे व्यापार के लिए विदेश जाना पड़ता था। जब भी वो वापस आता था तो अपनी बेटियों के लिए कोई न कोई उपहार जरूर लेकर आता था। तीनों में से सबसे छोटी बेटी सुंदर होने के साथ ही समझदार भी थी। उसे हर कोई पसंद करता था। एक बार घनश्याम को व्यापार के सिलसिले में समुद्र के पार जाना था। पहली बार वो समुद्र पार जा रहा था तो उसे अपनी बेटियों की चिंता हो रही थी, क्योंकि वापस आने में काफी समय लगने वाला था। तो उसने अपनी तीनों बेटियों को इस विषय में बात करने के लिए बुलाया और उनसे बोला, मेरी प्यारी बेटियों, तुम तीनों मेरी आंखों में बसती हो। तुमसे इस बार काफी समय के लिए दूर जा रहा हूं। व्यापार करना भी अति आवश्यक है, किंतु तुमसे दूर जाना भी मेरे लिए बड़ा पीड़ादायक है। तुम तीनों बड़ी हो, समझदार हो, इसलिए मैं जा पाता हूं। किंतु इस बार न जाने क्यों मेरा मन थोड़ा विचलित है। मन कर रहा है कि इस बार व्यापार करने जाऊं ही ना। पिताजी, आप कहते हो ना कि हम आपकी बेटियां नहीं बेटे हैं, तो फिर चिंता किस बात की? आप बेफिक्र होकर व्यापार करने जाइए। हम हमेशा की तरह इस बार भी अपना ध्यान अच्छे से रखेंगे। आप परेशान मत होइए। आप हमेशा खुशी खुशी व्यापार करने जाते हैं ना। जाने क्यों इस बार आपको इतनी चिंता हो रही है हमारी? अब हम बड़ी हो गई है पिताजी, और दीदी हमारा बहुत ख्याल रखती है। हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती। और हमारा पड़ोसी भी तो अच्छा है, सब हमारा ध्यान रखते हैं। फिर आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो? आप आराम से व्यापार करने जाइए, हमारी चिंता मत कीजिए। आप हमारी चिंता करते हो पिताजी, और हमें आपकी चिंता लगी रहती है जब तक आप सकुशल वापस नहीं आ जाते। किंतु क्या करें, हम आपको रोक भी तो नहीं सकते। जीवन में धन कमाना उतना ही आवश्यक है जितना परिवार का पालन पोषण करना। किंतु मैं जानती हूँ भगवान सदैव हमारे साथ हैं। आप अच्छे से जाइए, हमारी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। और हाँ पिताजी, इस बार आप हमारे लिए कोई उपहार मत लाना, बल्कि हम आपके लिए एक उपहार बनाकर तैयार रखेंगे। जब आप आएंगे तो आपको हम प्रस्तुत करेंगे। वाकई में मेरी बच्चियां अब बड़ी हो गई हैं, अपने पिता को समझाने लगी हैं। ठीक है मेरी बच्चियों, मैं अच्छे से जाता हूँ और व्यापार करके शीघ्र तुम्हारे पास वापस आता हूँ। अपना ध्यान रखना। घनश्याम ने दूसरे देश जाकर व्यापार करके खूब धनार्जन किया। एक दिन उसने वापस अपने देश आने का निश्चय किया। अपनी नाव से वो समुद्र पार कर रहा था। उसी समय एक बहुत बड़े तूफान के कारण उसकी नाव पलट गई और सारा कमाया हुआ धन समुद्र में डूब गया। जैसे तैसे वो अपनी जान बचाकर एक टापू पर पहुंचा, जहां उसे एक बड़ा सा महल दिखा। वो महल के दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा जादुई था, तो वो अपने आप खुल गया और व्यापारी महल के अंदर चला गया। महल अंदर से बहुत ही सुंदर था और उसके बीचों बीच एक बहुत बड़ी सी मेज पर बहुत सारा भोजन रखा हुआ था। घनश्याम आश्चर्यचकित हो गया और हे भगवान, इतना सुंदर महल, इतनी प्यारी प्यारी नक्काशी, और ये क्या, यहां तो बीचों बीच इतनी सुंदर मेज पर कितना स्वादिष्ट खाना लगा हुआ है। लेकिन मुझे पूरे महल में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या यहाँ कोई रहता नहीं? और यदि यहाँ कोई रहता नहीं तो यह खाना किसने बनाया और किसके लिए बनाया होगा? अरे मुझे क्या, मुझे तो बहुत भूख लगी है। एक काम करता हूँ, ये सारा खाना मैं ही खा जाता हूँ। घनश्याम को बहुत तेज भूख लगी हुई थी, तो उसने मेज से
एक सेब उठाकर खा लिया। तभी वहां एक राक्षस के हंसने की आवाज आई। घनश्याम आवाज सुनकर भयभीत हो उठा और छुपने की कोशिश करने लगा। तभी राक्षस ने कहा, डरो नहीं, आप हमारे मेहमान हैं। आराम से खाना खाकर आप जा सकते हैं। राक्षस के व्यवहार से घनश्याम थोड़ा संभला और आप जो कोई भी हैं, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? और आपने कहा है कि मुझे डरना नहीं है, तो क्या मैं सच में बेखौफ होकर यह खाना खा सकता हूं? आप मुझे कोई हानि तो नहीं पहुंचाओगे ना? बिल्कुल, आप बेखौफ होकर खाना खा सकते हैं। मैंने एक बार बोल दिया कि आप हमारे मेहमान हैं, तो मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तुम खाना खाओ और चुपचाप यहां से निकल जाओ। किसी भी चीज को हाथ लगाने की कोशिश मत करना, बस इस बात का ध्यान रखो। घनश्याम ने पेट भरकर खाना खाया और राक्षस को धन्यवाद कहकर जाने लगा। महल से बाहर निकलते हुए घनश्याम की नजर एक गुलाब पर पड़ी। उसने गुलाब को उठाने की कोशिश की। ये देखकर राक्षस को गुस्सा आया और वो घनश्याम पर चिल्लाने लगा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने कहा था कि किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, पर तुमने गुलाब को छुआ है और इसकी सजा तुमको मिलेगी। अब तुम्हें जीवन भर यहीं रहना पड़ेगा। मुझे माफ कर दो। मेरे घर में 3 बेटियां मेरा इंतजार कर रही हैं। मेरे अलावा उनका कोई नहीं है। मैं यदि हमेशा के लिए यहीं रह गया तो मेरी बेटियां रो रो कर मर जाएंगी। यदि तुमको यहाँ नहीं रहना तो तुम्हारी जगह अपने घर से किसी और को यहाँ पे रहने के लिए भेजना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारे घर के हर सदस्य को मार डालूंगा। तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। घनश्याम किसी तरह उस महल से निकलकर अपने देश, अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन वो अब उदास रहने लगा। उसकी उदासी देखकर तीनों बेटियों ने कारण पूछा। तब घनश्याम ने राक्षस के महल की पूरी बात बता दी। पिता की बात सुनकर सुहानी कहती है, पिताजी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं उस राक्षस के पास उसके महल में रहने के लिए तैयार हूँ। बस आप ये परेशानी अपने सर से उतार दीजिए। मैं आपकी बेटी हूँ, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? नहीं मेरी बच्ची, नहीं। तुम मेरी आंखों का तारा हो। तुम्हें मैं अपने से अलग नहीं कर सकता और वो अभी उस राक्षस के पास तुम्हें भेज दूं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें उस राक्षस के पास भेजकर जिंदा नहीं रह पाऊंगा मेरी बच्ची। मैंने अपना मन बना लिया है। अपने परिवार को बचाने के लिए मैं उस राक्षस के महल में अवश्य जाऊंगी। ऐसे एक राक्षस के महल में जाकर रहना अच्छा नहीं होगा सुहानी। तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। हो सकता है कुछ समय बाद वह तुम्हारी हत्या कर दे। सुहानी ने पिता की बात बिल्कुल नहीं सुनी। मजबूर होकर घनश्याम ने उस राक्षस के महल में अपनी सबसे छोटी बेटी को भेज दिया। महल जाकर सुहानी ने उस राक्षस को अपने स्वभाव से दोस्त बना लिया। थोड़े समय बाद राक्षस को सुहानी पसंद आने लगी थी और वो उससे शादी करने के सपने देखने लगा। ये सपना देखते ही वो हर बार ये सोचकर डर जाता था कि वो एक राक्षस है। उससे इतनी अच्छी लड़की कैसे प्यार कर सकती है। एक दिन उस राक्षस ने सुहानी से पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या? ये क्या कह रहे हो? मैं अपने परिवार को बचाने के लिए तुम्हारे साथ रहने आई हूँ, तुमसे शादी करने नहीं आई हूँ। सुहानी ने बिना भयभीत हुए राक्षस को मना कर दिया। सुहानी के मुंह से ना सुनने के बाद राक्षस दुखी होकर चला गया। राक्षस रोज सुहानी से शादी की बात करता और वो रोज मना कर देती। देखते ही देखते राक्षस ने उसे अपने घर वापस जाने की इजाजत दे दी। बहुत दिनों से तुम मेरे साथ इस महल में रह रही हो। अब तुम्हारे पिता की गलती की भरपाई हो चुकी है, तो तुम अब यहां से अपने घर जा सकती हो।
अगर तुम्हें कभी भी वापस आने का मन करे तो तुम इस अंगूठी को अपनी उंगली से उतार देना। सुहानी घर पहुंची और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। 2 हफ्ते बाद उसे अचानक राक्षस की याद आई। उसने हाथ से अंगूठी उतारी और महल पहुंच गई। वहां जाकर उसे पता चला कि राक्षस बीमार पड़ गया है। तब सुहानी ने उसका बहुत ख्याल रखा और वो कुछ दिन बाद ठीक हो गया। ठीक होने के बाद राक्षस सुहानी की हर ख्वाहिश पूरी करने लगा। उसका प्यार देखकर सुहानी को वो पसंद आने लगा। एक दिन दोबारा राक्षस ने उससे शादी के बारे में पूछा। क्या मुझसे शादी करना चाहोगी सुहानी? हाँ, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। क्या इतने बड़े अजीब से दिखने वाले राक्षस के साथ तुम जिंदगी भर रह सकती हो? हाँ, मैं रह लूंगी। जब कोई मन में बस जाता है तो फिर बाकी दूसरी कोई भी बात मायने नहीं रखती। सुहानी ने जैसे ही ऐसा कहा, उसी क्षण वो राक्षस अचानक एक खूबसूरत राजकुमार में परिवर्तित हो गया और वो राजकुमार उससे बोला, मैं एक बुरे श्राप के कारण राजकुमार से राक्षस बन गया था। ये श्राप केवल सच्चे प्यार से ही दूर हो सकता था, जो अभी हो गया है। इसके बाद सुहानी और राजकुमार ने विवाह कर लिया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। किसी की भी शक्ल देखकर उसे अच्छा या बुरा नहीं कहना चाहिए। इंसान के चेहरे की जगह उसके गुण देखने चाहिए।